नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित प्रसाद आपके अपने YouTube चैनल CPR एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने मिरर फार्मूला और लीनियर मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे उसको हम लोगों ने क्लियर किया था और एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने बनाया था। और उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि आप NCERT के जितने क्वेश्चन हों वो आप मिरर फार्मूला से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, है ना। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको किसी में भी कोई न्यूमेरिकल अगर आपसे नहीं बन रहा है या उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट कर दें। कमेंट के माध्यम से मैं उनको देख करके एक संडे को या किसी दिन एक एक्स्ट्रा क्लास लगा करके वो सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग डील कर लेंगे, उसको हम लोग बना लेंगे। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले बच्चों उसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले तो हम लोग यही देखेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने क्या लिखा हिंदी में, प्रकाश का अपवर्तन, और इंग्लिश में मैंने लिखा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आखिर ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या? तो थोड़ा सा आप याद करें कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग के कई क्लास में मैंने आपको बताया था मीडियम्स के बारे में, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम के बारे में। हिंदी में इसको बोलते हैं विरल माध्यम और इंग्लिश में डेंसर को बोलते हैं सघन माध्यम, है ना। जैसा कि आपको याद होगा कि रेयर मीडियम हम लोग किसको बोलते हैं और डेंसर मीडियम हम लोग किसको बोलते हैं। थोड़ा सा रिवाइज मैं करा देता हूं, फिर हम लोग अपने इस टॉपिक को शुरू करेंगे। जैसा कि आपको याद होगा कि रेयर मीडियम मैंने बताया था, रेयर मीडियम वैसे मीडियम को बोलेंगे या विरल माध्यम वैसे माध्यम को बोलेंगे जिसमें प्रकाश की चाल बहुत ही ज़्यादा होती है ना। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, एयर हो गया और वैक्यूम हो गया। वैक्यूम को हिंदी में निर्वात बोलते हैं, है ना। और मैंने बताया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, और कितनी होती है? तो निर्वात में ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना। और हवा में भी लगभग हम यही मान लेते हैं कि हवा में भी प्रकाश का जो चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होता है। लेकिन जैसे ही लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है, कहने का मतलब कि जैसे ही प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो आप देखेंगे क्या कि स्पीड ऑफ लाइट वहां पे आपको क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। तो याद आप रखेंगे, जैसे ही रेयर से डेंसर में जाता है तो इसके कारण क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, लाइट की जो स्पीड होती है उसमें आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। आपको वहां पे स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आपको चेंज देखने को मिलेगा, उसमें चेंज देखने को मिलेगा। उस चेंज के कारण क्या होता है कि प्रकाश का जो है वहां पे अपवर्तन होता है, परावर्तन नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन होता है। अब ये रिफ्रैक्शन क्या है, आइए एक आपको छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। उसके पहले मैं ये आशा करूंगा, आई होप कि ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर ये आपका ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ बच्चा तो फिर रिफ्रैक्शन में आपको बहुत दिक्कत होगा। तो आप लोग देख लेंगे, अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम होगा वीडियो को फिर से पीछे जा करके फिर से एक बार देख लेंगे और फिर ही आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आप सभी बच्चों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों में भी शेयर करें, ताकि जो नीडी बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है, जो इस पैंडेमिक में पढ़ाई अपने नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग आसानी से हमारे द्वारा जुड़ें और फ्री ऑफ कॉस्ट में अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करते रहें। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि समय से पहले आपके सारे सिलेबस को कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है। आइए एक फिगर मैं बनाता हूँ और फिगर के माध्यम से मैं आपको ये दिखाता हूँ। मान लें कि एक ग्लास स्लैब है, ये क्या है, एक ग्लास स्लैब है, शीशे का एक टुकड़ा ले लें। अब देखिए, हम आपको याद होगा कि ग्लास स्लैब जो होता है वो हवा के मुकाबले ये क्या होगा, ये डेंसर होगा, मतलब सघन होगा ये। और हवा जो है, यहां मान लें कि आप एयर है, ये क्या होगा, रेयरर होगा, मतलब विरल होगा। तो देखें क्या होता है, जब कभी प्रकाश रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब एंट्री करता है
देखेंगे आप इसको समझेंगे, ठीक है। जब कभी प्रकाश विरल से सघन माध्यम की ओर जाता है तो ये एक आप नॉर्मल बना लें, तो आप देखेंगे क्या कि प्रकाश जो है वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा झुक जाता है। क्या देखेंगे आप कि ये जो प्रकाश जो है वो नॉर्मल की तरफ झुक गया। लेकिन फिर जैसे ही ये यहाँ पे अगर आप देखें, इसको थोड़ा सा और नीचे लाए और यहाँ पे फिर आप जब एक नॉर्मल बनाते हैं तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि प्रकाश जैसे सघन से विरल की ओर आता है ये नॉर्मल से दूर चला जाता है। और इस तरीके से अगर आप इसको और ये इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे को देखेंगे तो फिगर में तो थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, ये आपको लगभग बराबर दिखेगा। तो समझने वाली बात ये है बच्चा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तभी पॉसिबल हो पाता है जब कभी लाइट जो है वो ट्रैवल करता है दो मीडियम में, ठीक है। पहला मीडियम आपका रेयरर होगा और दूसरा मीडियम आपका डेंसर होगा। और ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि लाइट की स्पीड जो है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैक्यूम में लाइट स्पीड का लाइट क्या होता है, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ही वो ग्लास के अंदर जाएगा तो यहाँ पे इसको डिस्टर्बेंस ज़्यादा मिलेगा, सघन होने के कारण इसको डिस्टर्बेंस ज़्यादा मिलेगा और डिस्टर्बेंस मिलने के कारण क्या होगा कि लाइट जो है वो टकरा कर यहाँ पे रुक जाएगी। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लें कि हम कोई खेल खेल रहे हैं, बचपन में तो चोर पुलिस वाला खेल हम लोग बहुत खेले थे लोग, पता नहीं आप लोग शायद खेलते कि नहीं, कि आप मोबाइल पे ही बस पबजी में ही लगे रहते हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन उसमें आप देखते होंगे क्या कि जब हम लोग चाहे पकड़म पकड़ाई जो भी आप गेम मान लें, अगर मैं भाग रहा हूँ और सामने वाला मुझे रेजिस्ट कर रहा है, रोकेगा, तो मुझे ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। वही चीज़ यहाँ पे भी होता है कि लाइट जो है यहाँ पे उसको डिस्टर्बेंस मिलता है और डिस्टर्बेंस मिलने के कारण क्या होता है, जैसे कि मुझे कि अगर मैं खड़ा हूँ, मैं भाग रहा हूँ और हमारे जो टेक्नीशियन साहब हैं वो हमको पकड़ रहे हैं कि सर आप अभी क्लास छोड़ के भागे नहीं, और वो मुझे पकड़ रहे हैं, तो मुझे फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, मुझे अपने अंदर से पावर ज़्यादा यूटिलाइज करना पड़ेगा, जिसके कारण मेरी स्पीड थोड़ी कम भी होगी। क्यों? क्योंकि वो मुझे पकड़ रहा है। वही चीज़ यहाँ पे लाइट के साथ भी होता है। जब वो डेंसर मीडियम में एंट्री करता है तो यहाँ पे उसको डिस्टर्बेंस ज़्यादा मिलती है, रोकने वाला मतलब वहाँ पे टेक्नीशियन साहब ज़्यादा हैं, वो उसको ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो तब भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिसके कारण क्या होता है कि लाइट की स्पीड जो है बच्चों वो कम पड़ जाती है। जिसके कारण आपको क्या होता है कि देखेंगे जैसे ही ये रेयरर मीडियम से लाइट इंटर करेगा डेंसर मीडियम में, ये नॉर्मल की तरफ झुका हुआ आपको प्रतीत होगा, ये नॉर्मल की तरफ आपको झुका हुआ प्रतीत होगा। और जैसे ही डेंसर से रेयरर की तरफ निकलता है तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर की तरफ भागता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग अब शुरू करते हैं। अब बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है मतलब प्रकाश का जो अपवर्तन जो है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेंगे कहाँ हमको ये देखने को मिलता है। तो याद करें पहला क्लास जहाँ पे जब हम आपको अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे इस चैप्टर के बारे में, तो मैंने आपको दिखाया था कि जैसे एक ग्लास के में मैंने पानी भरा था और पानी भरने का जिसके अंदर मैंने पेंसिल डाला था, तो आप देखे हुए कि पेंसिल जो है वो थोड़ा सा आपको तिरछा दिख रहा था। वो क्यों दिखता है? तो वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण दिखता है। या कभी आप देखें कि एक तालाब है और इस तालाब को जब हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर का जो लैंड जो है, ये नीचे का ज़मीन जो है, ये हमको थोड़ा ऊपर की तरफ उठते दिखता है और इससे ये गलतफहमी हम लोग को हो जाती है क्या कि ये ज़्यादा गहरा नहीं है। और देखिए जैसे ही हम उस वहाँ पे पहुँचते हैं तब मालूम चलता है कि भाई साहब हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये गहराई बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर हम डूब सकते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही क्या होता है कि ये जो तालाब की तली जो होती है, जो उसके नीचे का जो बेड होता है, वो हमको ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखता है। ये दूसरा एग्जाम्पल था। और तीसरा क्या है कि अगर आप एक शीशे के ग्लास में पानी भरें, पानी भरने के बाद आप क्या करें, उसके अंदर एक सिक्के को डालें। जैसे ही आप सिक्के को उसके अंदर डालेंगे आप देखेंगे क्या कि वो सिक्का भी थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा हुआ हमें प्रतीत होता है, जो क्या किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब कभी लाइट जो है जब डिफरेंट मीडियम में चलती है तो उसकी स्पीड डिफरेंट हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है या तो स्पीड लाइट की तेज हो जाएगी या फिर धीरे हो जाएगी डिस्टर्बेंस के कारण। जिसके कारण क्या हो रहा है कि वही जो सिक्का जो जहाँ पे उसकी डेप्थ जो है उस डेप्थ से हमको ऊपर के वो उठे हुए मिलता है। या कभी आप जब बाथरूम में जाते हैं नहाने के लिए
और जब आप बाल्टी में पानी भरते हैं और उसके अंदर मग को डालते हैं तो आपको मग भी लगता है क्या कि जैसे कि वो ऊपर की ओर उठा हुआ है, मतलब गहराई उसकी कम है। लेकिन क्या गहराई कम होती है? बिल्कुल नहीं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण वहाँ पे वो हमको ऐसा दिखता है, लेकिन वैसा होता नहीं है। और वहाँ पे वो क्या होता है, वो अपने एकदम पोजीशन पे होता है, लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण वो हमको थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा हुआ दिखता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक बच्चा जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। थ्रू ग्लास प्रिज्म नहीं, ग्लास स्लैब। वही अभी थोड़ी देर पहले वाला आप फिगर को अगर ध्यान में दें, इसका हिंदी हो गया प्रकाश का अपवर्तन एक ग्लास के टुकड़े के कारण। ठीक है, तो देखिए फिर फिगर के माध्यम से मैं आपको बताता हूं वहां पे होता क्या है और वो उसको आप लोग समझें। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जब आप एक ग्लास स्लैब लेते हैं, ठीक है, ये आपका ग्लास स्लैब हो गया। अब आप जरा खुद बताएं कि ये जो ग्लास स्लैब जो है, लाइट यहां आपका एयर से चलते हुए आएगा और ग्लास स्लैब में एंटर करेगा। तो एयर कौन सा माध्यम हो गया? क्योंकि एयर जो है वो वहां पे स्पीड की लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, लगभग में हम लोग मान के चलते ही उतना ही वैक्यूम वाला ही है। तो इसलिए आप कह सकते हैं यहाँ पे सबसे अधिक है। दैट्स वाई आप कह सकते हैं कि एयर जो है वो रेयरर मीडियम है, या इसको आप हिंदी में कह सकते हैं ये विरल माध्यम है ना। लेकिन ग्लास स्लैब की अगर हम बात करें, ग्लास स्लैब शीशे का अगर हम बात करें, तो ये देखेंगे क्या कि यहाँ पे स्पीड की लाइट की जो स्पीड जो है वो धीमी पड़ जाती है, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ये डेंसर मीडियम है। ये क्या हो गया? डेंसर मीडियम हो गया, जिसको आप लोग कह सकते हैं सघन माध्यम है ना। तो मान लें एक रे ऑफ लाइट है जो यहां से चलते हुए, एयर से चलते हुए ये ग्लास स्लैब में एंटर किया। ठीक है, एक प्रकाश है जो इस ग्लास स्लैब के अंदर यहां से एंटर करता है। तो नॉर्मल का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि मान ले अगर ये एक नॉर्मल है, तो देखिए क्या हो रहा है कि जैसे ही प्रकाश इस नॉर्मल से टकराएगा, यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे ये इस पोजीशन पे चला आया। लेकिन अब ऐसा तो थोड़े है कि लाइट सिर्फ इसके अंदर ही रह जाएगा, अब इसके अंदर से वो बाहर भी आएगा। तो फिर यहाँ पे आप एक नॉर्मल बना लें और देखिए इसके कारण क्या यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। जैसे ही यहाँ पे इस नॉर्मल से टकराएगा, तो अब देखिए पहले यहाँ पे क्या था, रेयरर मीडियम में था, रेयरर मीडियम से ये डेंसर मीडियम के अंदर आया। अब फिर यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि डेंसर मीडियम से ये रेयरर मीडियम की तरफ जा रहा है, मतलब सघन से फिर विरल की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे ये क्या होगा कि ये नॉर्मल से दूर चला जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्मल से दूर चला जाएगा और यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, ये जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्रैक्टेड रे के बराबर में चला आएगा। तो ये था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। मैंने क्या बताया कि जब रे ऑफ लाइट विरल माध्यम, एयर यहाँ पे विरल माध्यम है, उसके बाद ग्लास स्लैब में आएगा, मतलब सघन माध्यम में आएगा, तो वो क्या होगा, हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। और जैसे ही फिर वो जब सघन से विरल की तरफ जाएगा, तो फिर वो क्या होगा, यहाँ पे वो आपको क्या होगा, नॉर्मल से दूर दिखेगा। यही कारण है कि जब आप पेंसिल को डालते हैं और जब आप पेंसिल को ग्लास में भरे हुए पानी में जब डालते हैं, तो वो आपको बाहर की तरफ थोड़ा सा दूर की तरफ निकलता है। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो तो रेयरर से डेंसर में गया, फिर डेंसर से क्या हमको बाहर की तरफ दिख रहा है ना, एयर में देख रहे हैं हम उसको, और वो एयर में क्या है कि वो डेंसर से फिर रेयरर की तरफ जा रहा है। दैट्स वाई पेन को जब हम जैसे ऐसे इसमें डालते हैं, तो पेन आपको थोड़ा सा ऐसे इधर की तरफ भागते हुए नजर आता है। तो ये था बच्चा आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। आइए बच्चों, अब जरा हम लोग देख लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखिए,
जब आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि पहला देखे क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो गया और नॉर्मल हो गया, ये तीनों आपको एक ही प्लेन पे देखने को मिलेगा। वही चीज़ मैंने आपको बताया था, याद करें, ये ग्लास स्लैब है और दूसरा एक यहाँ पे ग्लास स्लैब है। तो ये इंसिडेंट रे यहाँ पे है तो रिफ्रैक्टेड रे यहाँ से थोड़ा ना निकलेगा, आएगा सब एक ही प्लेन पे। और ये नॉर्मल भी इसी प्लेन पे होगा और यहीं से रिफ्रैक्शन होगा लाइट का, और फिर जब यहाँ पे आएगा तो फिर यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, फर्दर रिफ्रैक्शन होगा, है ना। तो ये क्या कह रहा है, पहला लॉ क्या कह रहा है कि इंसिडेंट रे जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है और जो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ये सभी के सभी आपको एक ही प्लेन पे देखने को मिलेंगे। और दूसरा कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ ये साइन आई टू द रेशियो ऑफ साइन आर, ये क्या होता है, ये हमेशा आपका कांस्टेंट होता है। वही यहाँ पे मैंने लिखा है साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। और बच्चा यहाँ से फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से आपके पास न्यूमेरिकल भी आते हैं बनाने को हम लोग। हाँ बच्चों, लाइट चली गई थी जिसके कारण थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हुआ। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे देखिए सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए क्या कि जो यहाँ पे जो रेशियो है साइन आई का साइन आर के साथ, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। अब हम लोग को जो नई टॉपिक जो पढ़नी है उसका नाम ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आइए बच्चों, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, ये देखिए क्या कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ हाउ मच स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट एंटर द मीडियम फ्रॉम एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमको ये मालूम चलता है कि एक लाइट जो है वो कितना चेंज करता है जब कभी वो एयर से किसी मीडियम में इंटर करता है तो, ठीक है। और इसको निकालने का फॉर्मूला देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है n21। यहाँ पे n21 क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। थोड़ी देर पहले ही आपने इसको ही पढ़ा था, साइन आई बाई साइन आर, है ना, कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे इस कांस्टेंट को हम किस नाम से जानते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला निकालने का हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब कि एक तो आपका क्या होगा, अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो वहां पे आप लिखेंगे क्या, पहले स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। जब आप इस दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो उससे जो एक वैल्यू निकल के आएगी वही वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगी। और बच्चों आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल के देखें, वहां पे डिफरेंट मीडियम में लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। और उसमें आप देखेंगे क्या कि सबसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी का होता है तो वो होता है डायमंड का, ठीक है। यही कारण है कि जब डायमंड के अंदर जब इंटर करता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे रिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण डायमंड जो है हमको बहुत ही ज़्यादा चमकीला देखने को नज़र आता है, देखने को मिलता है, ठीक है बच्चा। तो आई होप कि ये जो भी चीज़ें मैंने आपको आज बताई हैं वो आपको समझ में आई हैं। और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे बच्चे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डील करेंगे। आज के क्लास में हम लोग बस आज ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक ही जानेंगे। अगले क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वो जो साइन आई बाई साइन आर जो था फॉर्मूला, स्नेल्स लॉ जो मैंने आपको दिया था, उनसे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चा। अभी हम लोग आज के क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।